हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ फिजिक्स में, ओम्स लॉ। ठीक है, और ओम्स लॉ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका डेरिवेशन आपको डिस्क्राइब किया था। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा हो वो जाके प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ, अगर हम बेसिकली बात करें कि ओम का नियम होता क्या है, तो ओम का नियम जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है, जैसे प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया। कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर यानी दाब और ताप एक समान रूप से नियत हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है ओम के नियम में, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अब इसमें ओम्स लॉ हमारे पास अगर हम बात करें कि ओम का जो रेजिस्टेंस हमारे पास आता है, R जो आता है टर्म, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो R का फॉर्मूला जो हमारे पास लिखा हुआ है ρL/A। यहाँ पे रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रो, अब L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसको अगर हम टर्म को देखें तो R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, अब इन दोनों को देखने से हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, R डिपेंड्स ऑन L एंड A। ठीक है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉरी उल्टा हो गया है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेंथ को इंक्रीज़ करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एरो गलत बन गया है। ठीक है, और जब हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी R क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो इसका मतलब क्या है? लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर R क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A है, मतलब इसका क्या है कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से हमारे घरों के पास जो केबल लाइन आती है तो उसके हम क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से आती है। तो लेंथ बहुत ज़्यादा होने से लेंथ को तो हम कम नहीं कर सकते, तो उससे तो रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 2 से 3 केबल लेकर एक सिंगल केबल बना देते हैं। ठीक है, ताकि उसका एरिया ज़्यादा हो जाए, और एरिया ज़्यादा होने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अभी मैंने फॉर्मूला देखा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनल आता है तो कॉन्स्टेंट आता है, तो मतलब V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, तो V और I के बीच में ग्राफ खींचने पर हमें एक सिंगल लाइन दिखाई देती है, स्ट्रेट लाइन जो कंटिन्यूअस इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब इस लाइन में कहीं पर भी हम इसका स्लोप निकालेंगे, यानी ढलान, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ढलान निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म निकल कर आ जाएगा, और इससे हम क्या निकाल लेंगे? रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ के बाद हम नेक्स्ट टर्म जो देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी अपवाह वेग या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, दोनों में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर की बात करें तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो ऑल डायरेक्शंस में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड किसी भी, जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक,
तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने क्या लेट किया कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है? प्रति एकांक आयतन में। अब किसी भी चीज़ का अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है, यानी आयतन निकालना होता है, तो आयतन निकालने का हमारे पास सबसे एक बेस्ट तरीका जो होता है कि अगर किसी का बॉटम फेस और टॉप फेस दोनों एक जैसा है, यानी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, या फिर कोई बॉक्स हो गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स या क्यूबिकल बॉक्स, कोई भी बॉक्स हो गया जिसका टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों सेम है, तो वहाँ पे हम उसका वॉल्यूम किस तरह से निकाल सकते हैं? एरिया, यानी बेस एरिया इनटू जितनी उसकी हाइट है, ठीक है। ये मैं उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो सिमेट्रिकल होंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसका वॉल्यूम कैसे निकाला? एरिया इनटू इसकी लेंथ l, ठीक है। और लेट कर लिया कि इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं? n है। तो a इंटू एल यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? n इंटू a इंटू एल, सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? वो स्मॉल n है। तो इसका वॉल्यूम है कितना? a इंटू एल है। इसमें कितने हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई n इंटू a इंटू स्मॉल n, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कुछ टाइम लग रहा होगा, और कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है? v_d स्पीड से। तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी जा रहा है? वो l लेंथ पे जा रहा है, और स्पीड कितने से जा रहा है? v_d स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू l अपॉन v_d। और अब हम जानते हैं कि करंट I का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? NE, ठीक है। Q का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NE, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने क्या निकाली है? अभी निकाली है n की वैल्यू स्मॉल n कैपिटल A इंटू एल। तो यहाँ पे हमने टर्म में रख दिया इस फॉर्मूले में। तो n कैपिटल A इंटू स्मॉल l E अपॉन में टाइम की वैल्यू l अपॉन v_d, ये v_d पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NeABD। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? यानी n की बात करें तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, V v_d की बात करें तो यहाँ पे v_d है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये मत समझिएगा कि v यहाँ पे वेलोसिटी और d डेंसिटी है, नहीं, ये पूरा एक सिंगल टर्म है v_d ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह वेग या अनुगमन वेग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हमने देखा कि करंट जो है कैसे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल आती है और दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगर इसी के बाद हम बात करें कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उसको हम बेसिकली यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है J इज़ इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? J इज़ इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। अब I की वैल्यू हमारे पास क्या है? NeAVD, और एरिया अपॉन में एरिया A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा J इज़ इक्वल टू NeVD, ठीक है। ये चीज़, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा J इज़ इक्वल टू NeVD। VD क्या है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास टर्म सारे निकल कर आ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, करंट डेंसिटी, ठीक है, J, और J कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, I एक स्केलर क्वांटिटी है, या इसे हम टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे के टर्म्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू क्लास।